देखिए आज की वीडियो में क्लास 12th केमिस्ट्री प्री बोर्ड का पेपर का सॉल्यूशन करने वाले हैं यहाँ पर, राइट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर है, इसके आप एक एक क्वेश्चन तैयार कर लेना यहाँ पर, ठीक है। इसका हम लोग यहाँ पर फुल सॉल्यूशन करेंगे यहाँ पर, ठीक है। पूरे पेपर का हल करेंगे यहाँ पर, ठीक है। कोड हमारे पास क्या है 347 BCH है यहाँ पर, क्या है BCH है, ठीक है। 70 अंक का आएगा आपका पेपर। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। देखिए इस प्रश्न के प्रत्येक खंड में 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प चुनकर उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। दिया है यहाँ पर 1 मोलर जलीय विलयन में विलय का मोल प्रभाज होता है यहाँ पर, ठीक है। मोल प्रभाज होता है, तो इसको किस तरीके से सोल्व करेंगे यहाँ पर। देखिए कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है। इसका एक क्या लिखा हुआ है, 1 मोलर लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है यहाँ पर, मोलर जब भी आपको दिख जाए क्या है, मोललता दी है यहाँ पर। मोललता कितनी दी है, मोललता दी है यहाँ पर। मोललता का मान कितना दिया है यहाँ पर, 1 दिया है यहाँ पर। अच्छा इस समान लगा लीजिए यहाँ पर, ठीक है। 1 मोललता दी है यहाँ पर। जब भी इस तरीके से जब भी क्वेश्चन लिखा हो 1 मोललता 1 है यहाँ पर, तो यहाँ पर विलय का मोल कितने ले लेंगे यहाँ पर, विलय का मोल कितना लेंगे यहाँ पर, विलय का मोल। इसका यही मतलब होता है जब भी 1 मोलर लिखा हो, विलय का मोल कितना लेंगे यहाँ पर, हम 1 लेंगे यहाँ पर, ठीक है। और विलायक का भार कितना लेंगे यहाँ पर, विलायक का भार कितना लेंगे यहाँ पर, 1000 ग्राम, ठीक है। 1000 ग्राम लेंगे यहाँ पर, ठीक है। 1 मोल का मतलब क्या होता है, मोललता 1 दी है, विलय का मोल 1 ले लेंगे, अब विलायक का भार 1000 ग्राम लेंगे यहाँ पर। अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें मोल प्रभाज निकालना है यहाँ पर। क्या निकालना है, मोल प्रभाज। तो सबसे पहले हम निकालेंगे यहाँ पर क्या, भार निकालेंगे यहाँ पर। भार निकालेंगे सबसे पहले आप एक बात बताइए यहाँ पर, जल का अणुभार बताइए कितना होता है। जल का अणुभार H2O का अणुभार, H2O का अणुभार कितना होता है, अणुभार। देखिए हाइड्रोजन की द्रव्यमान संख्या 1 होती है, 1 × 2 हो जाएगा यहाँ पर प्लस का। ऑक्सीजन कितनी होती है, 16 होती है यहाँ पर द्रव्यमान संख्या, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 18 हो जाएगा। तो H2O का अणुभार कितना होता है, 18 होता है यहाँ पर। कितना होता है, 18 होता है यहाँ पर। तो इसको N1 लिख दीजिए यहाँ पर। इसको विलय का मोल है, इसको हमने N1 से रिप्रेजेंट कर दिया। अब N2 का मान निकाल लेंगे यहाँ पर, ठीक है। N2 का बराबर क्या होता है, भार बटे अणुभार, भार बटे अणुभार, अणुभार होता है यहाँ पर, ठीक है। भार कितना दिया है यहाँ पर, हमें 1000 दिया है यहाँ पर। भार कितना दिया, 1000 लिख लेंगे यहाँ पर, 1000 यहाँ पर, ठीक है। 1000 लिखा है। विलायक का निकालना है, क्या है, जल क्या है, विलायक है यहाँ पर, ठीक है। विलायक का भार, विलायक का हम मोल निकाल लें हम लोग यहाँ पर। अब यहाँ पर भार बटे अणुभार कितना दिया है, 18 दिया है यहाँ पर, 18 दिया है। इसको भाग करते हैं यहाँ पर जब भी, तो कितना आता है यहाँ पर, 55.5 आता है यहाँ पर, ठीक है। भाग कर लेना यहाँ पर, 55.5 आएगा यहाँ पर, ठीक है। 2 से काट लेना, 2 में 18 हो जाएगा, काट लेना। देखिए 2 में 18 हो जाएगा, ठीक है। 500 हो जाएगा यहाँ पर, कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। 9 से भाग कीजिए, 9 × 5 = 45 हो जाएगा, 9 × 5 = 45 हो जाएगा यहाँ पर। 5 बच जाएंगे यहाँ पर, फिर 1 0 50 हो जाएगा, फिर 9 × 5 = 45, फिर 5 बच जाएगा, पॉइंट लगाएं, फिर 50 हो जाएगा, 9 × 5 = 45, ऐसा चलता रहेगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर N2 का कितना आ गया, 55.5 आएगा यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए क्या निकालेंगे यहाँ पर, मोल अंश निकालना है यहाँ पर। मोल प्रभाज या मोल अंश बात एक ही होती है, तो मोल अंश या मोल प्रभाज, मोल अंश क्या हो, जिसे हम काई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। मोल अंश को किससे, विलय के मोल अंश से याद कीजिए, तो काई से हम रिप्रेजेंट करते हैं क्या, विलय का मोल निकालना है। तो N1 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, N1 प्लस का N2 हो जाएगा यहाँ पर। N1 का मान दिया है यहाँ पर 1 दिया है यहाँ पर, N1 फिर अगेन N1 का मान कितना दिया है, 1 दिया है, प्लस N2 का मान कितना दिया है, 55.5, ठीक है। क्या हो जाएगा 1/55.5, तो क्या हो जाएगा 56.5, कितना आ जाएगा 56.5। जब इसको हम भाग करते हैं, क्या करते हैं, इसको भाग करते हैं तो 0.0177 आता है, लगभग चलता रहता है। तो ये जब हमारे पास 5 या 5 से बड़ा हो तो इसमें क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। अगर इतना भी आंसर आपका लिखा हो सकता है, लेकिन इसमें नहीं दिया इतना, ठीक है। इतना नहीं दिया, 0.018 दिया है, ठीक है। पॉइंट में है यहाँ पर, बोल सकते हैं यहाँ पर 0.018, तो यहाँ पर इसमें 1 जोड़ देंगे जब 5 से बड़ा हो। और 5 या 5 से छोटा तो नहीं जोड़ते हैं, तो 0.17 लिख देते हैं यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा 0.018 लिख देंगे। ये क्या हो जाएगा, हमारा मोल प्रभाज या मोल अंश हो जाएगा यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा यहाँ पर। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। फिर देखिए निम्नलिखित में से कौन एक्टिनाइड नहीं है यहाँ पर। देखिए ए भी एक्टिनाइड है यहाँ पर, ए भी है यहाँ पर, यूरेनियम भी है यहाँ पर, ठीक है। प्लूटोनियम भी है यहाँ पर, यूरेनियम भी है यहाँ पर, कैलिफोर्नियम भी है यहाँ पर, टर्बियम नहीं है यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर यही हो जाएगा यहाँ पर। क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा यहाँ पर, ठीक। क्या हो जाएगा, चौथा हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, इसमें दिया है निम्नलिखित में से कौन अनुचुंबकीय है तथा चतुष्फलकीय ज्यामिति का होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है क्वेश्चन यहाँ पर। तो कौन सा होता है, Ni का होल 4 2 माइनस। यहाँ पर अनसोर्ट पेपर किया होगा तो उसमें आपको हमने कराया था यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका सेकंड हो जाएगा। इसका क्या होगा, हमारे पास सेकंड हो गया। अब देखिए बेंजाइल क्लोराइड का अपचयन H2PdBSO4 के साथ होने पर बनता है। कितना सिंपल है यहाँ पर, जब भी अपचयन आपको दिख जाए यहाँ पर
H2PET तो क्या होता है यहाँ पर एल्डिहाइड प्राप्त होता है। एल्डिहाइड किसमें दिया है बेंजल्डिहाइड, एल्डिहाइड कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। तो क्या होगा यहाँ पर घा का फर्स्ट होगा। हिंसबर्ग अभिकर्मक है मोस्ट इंपोर्टेंट, सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है आ रहे हैं बार बार यहाँ पर, ठीक है। हिंसबर्ग अभिकर्मक है कौन सा है बेंजीन सल्फोनिक अम्ल है यहाँ पर, ठीक है। क्या है बेंजीन सल्फोनिक एसिड है यहाँ पर। जल में विलेय विटामिन है, कितने सिंपल यहाँ पर जल में विलेय विटामिन कौन सी है, ए भी नहीं है यहाँ पर, ए भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो क्या है विटामिन सी है यहाँ पर। जब भी आपको ये दिख जाए KED कीड़ा बसा में घुलनशील विटामिन होती है, ये जब भी दिख जाए के होती है कीड़ा, ठीक है। क्या होती है हमारे बसा में घुलनशील विटामिन, तो के है यहाँ पर, के है यहाँ पर नहीं दिया है यहाँ पर। ई है तो ई नहीं होगा यहाँ पर, डी है डी नहीं होगा, ए है ए नहीं होगा, बचा क्या सी। तो ठीक है, अब एक हमारे पास कौन सी होती है बी होती है, हमारे पास क्या होती है बी होती है। इतना आप ध्यान रखना है यहाँ पर, क्या रखेंगे इतना ध्यान रखेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो गया हमारे पास। अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर। देखिए यहाँ पर क्या है राउल्ट के नियम को समझाइए तथा इसके महत्वपूर्ण अनुप्रयोगों को लिखिए। यहाँ पर देखते हैं, देखिए राउल्ट का नियम है, क्या है राउल्ट का नियम। देखिए जब किसी विलायक में आभासशील विलेय घोला जाता है, क्या किया जाता है विलेय घोला जाता है, तो विलायक के बाष्प दबाव का अपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है, ठीक है। हम बता रहे थे मोस्ट इंपोर्टेंट राउल्ट का नियम है, इसलिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप तैयार कर लेना कि जब किसी विलायक में आभासशील विलेय घोला जाता है तो विलायक के बाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। P0 माइनस के PS/P0 फार्मूला है यहाँ पर, इक्वल टू क्या हो जाएगा NB/Na+NB है, ध्यान रखना न्यूमेरिकल आता है इस पर। तो जहाँ P0 क्या है शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है, PS क्या है विलयन का वाष्प दाब है, Na क्या है विलायक के मोल है, NB क्या है विलेय के मोल है यहाँ पर, ठीक है। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए इसका, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है। फिर इसी में पूछा गया था यहाँ पर इसके महत्वपूर्ण अनुप्रयोग लिखिए यहाँ पर। तो अनुप्रयोग इसके लिख लीजिए यहाँ पर। देखिए आदर्श एवं अनादर्श विलयन की पहचान के लिए यहाँ पर आंशिक दाब एवं मोल प्रभाज की गणना में यहाँ पर, ठीक है। आदर्श एवं अनादर्श विलयन की पहचान में आंशिक दाब एवं मोलांश की गणना में यहाँ पर, ठीक है, लिख लीजिए यहाँ पर। देखिए देखिए कारण सहित स्पष्ट कीजिए कि संक्रमण धातु समानता रंगीन योगी बनाती है। ना जाने कितनी बार क्वेश्चन आ चुका है बोर्ड में यहाँ पर, 25 में भी आया था यहाँ पर, ठीक है। मोस्ट वांटेड क्वेश्चन है यहाँ पर, ठीक है। ये दो क्वेश्चन हर साल रिपीट होते हैं। देखिए यहाँ पर ये भी तो हर साल आता फिक्स आना है यहाँ पर, IPSC नाम यहाँ पर। देखिए संक्रमण धातुओं में D कक्षाएं आंशिक रूप से भरी होती हैं यौगिक बनने पर, ठीक है, भरी होती है यौगिक बनने पर D कक्षाओं के बीच DD संक्रमण होता है। क्या होता है DD संक्रमण होता है और दृश्य प्रकाश का कुछ भाग अवशोषित हो जाता है। अवशोषित न हुआ प्रकाश रंग के रूप में क्या होता है दिखाई देता है। इसलिए संक्रमण धातुओं के यौगिक क्या होते हैं रंगीन होते हैं। क्या होते हैं रंगीन होते हैं। नोट कर लीजिए इसको, क्या कर लीजिए इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, देखिए इसमें क्या दिया निम्नलिखित उपसंयोजन यौगिक के IPSC नाम लिखिए। मोस्ट वांटेड हमने बताया था ये लगातार आते हैं इसलिए तैयार कर लेना यहाँ पर, ठीक है। CONH3 का होल 6, फिर दिया इसका होल 2 SO4 का होल 3 दिया यहाँ पर। देखिए इसका IPSC नाम हम लोग लिखते हैं यहाँ पर। देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या सिंपल धातु कहीं दी है नहीं दी है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या लिगेंड कितने यहाँ पर 6 हैं, लिगेंड कितने हैं 6, तो क्या लिख देंगे यहाँ पर हेक्सा लिख देंगे। गा का फर्स्ट क्या हो जाएगा यहाँ पर हेक्सा अमीन, क्या हो जाएगा हेक्सा अमीन लिख दिया, चाहे इस टाइप से अमीन लिख दीजिए कोई दिक्कत नहीं होती, अमीन चाहे आधा माँ भी लिख सकते हैं यहाँ पर इसके साथ, ठीक है। अमीन हेक्सा अमीन हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा हेक्सा अमीन। फिर क्या है यहाँ पर केंद्रीय धातु परमाणु यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर कोबाल्ट हो जाएगा, कोबाल्ट यहाँ पर। अगर यहाँ पर सिंपल धातु होती तो इसमें 8 लगा देते हैं, नहीं है तो नहीं लगाएंगे यहाँ पर, कोबाल्ट हो जाएगा यहाँ पर। इसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए यहाँ पर, इसकी ऑक्सीकरण संख्या देखिए यहाँ पर होल 2 लगा हुआ है तो इसकी हम x मान लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा यहाँ पर होल 2 इसके साथ। तो फिर अमोनिया की क्या होती है 0 होती है तो 0 लिख दीजिए यहाँ पर। SO4 की वैलेंसी कितनी होती है -2 होती है, माइनस का 3 दूनी 6 हो जाएगा यहाँ पर, बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2x बराबर क्या हो जाएगा प्लस का 6 हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा 6/2 हो जाएगा, 2 3 6, तो x बराबर क्या आ जाएगा 3, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगी। तो रोमन अंक में लिख देंगे 1 2 इसी में लिख दीजिए इस टाइप से, ठीक है। ये रोमन गिनती में हम यहाँ इसको लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है 3 लिख दिया यहाँ पर, ठीक है दिख रहा है यहाँ पर सही है 3 हमने लिख दिया यहाँ पर। अब क्या लिखेंगे यहाँ पर, इसको क्या लिखेंगे यहाँ पर सल्फेट लिख देंगे यहाँ पर, क्या लिख देंगे सल्फेट यहाँ पर, ठीक है 3 लिखा हुआ है रोमन गिनती में यहाँ पर, ठीक है। सल्फेट लिख देंगे, क्या लिख देंगे सल्फेट, क्या हो जाएगा हेक्सा अमीन कोबाल्ट 3 सल्फेट हो जाएगा यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। फिर देखिए K3Cr2O4 का होल 3 दिया, वेरी सिंपल है, क्या है वेरी सिंपल है। देखिए सेकंड तो इसके क्या लिखेंगे या सिंपल धातु है तो पोटेशियम लिख देंगे, क्या लिख देंगे पोटेशियम,
पोटेशियम, क्या लिखा, पोटेशियम लिखा। फिर क्या लिखेंगे, लिगेंड कितने हैं, 3, तो ट्राई लिख देंगे। ट्राई इसको क्या लिखते हैं, ऑक्जिलेटो बोलते हैं यहाँ पर, क्या बोलते हैं, ऑक्जिलेटो। तो ऑक्जिलेटो लिख दीजिए यहाँ पर, ऑक्जालेटो, ठीक है, ऑक्जिलेटो हमने लिख दिया यहाँ पर, ऑक्जिलेटो। अब क्या लिखेंगे यहाँ पर, ट्राई ऑक्जिलेटो हो गया यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, केंद्रीय धातु परमाणु क्या है, क्रोमियम। जब यहाँ पर सिंपल धातु लोगे तो क्या लिखते हैं, एट लगा देते हैं, तो क्या हो जाएगा, क्रोमेट हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा, क्रोमेट। तो क्रोमेट लिख देंगे, क्रोमेट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, क्रोमेट हो जाएगा। तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आएगी, यहाँ पर 3 लिखी हुई है, 3 आप निकालना, तो 3 आएगी इसकी यहाँ पर, ठीक है, 3 और 3 लिख, देखिए इसकी क्या हो, प्लस की वैलेंसी 1 होती है यहाँ पर, तो इसकी पोटेशियम कितनी होती है, 1 होती है, 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा यहाँ पर, प्लस का साइन लगा, इसको 1 से मान लेंगे यहाँ पर, इसकी माइनस का 2 होती है, इस पर माइनस का 2 वैलेंसी, माइनस का 3 दूनी 6 हो जाएगा यहाँ पर, माइनस का कितना हो जाएगा यहाँ पर, 3 दूनी 6 बराबर 0 हो जाएगा, 1 से माइनस का 3 बचेगा बराबर 0 हो जाएगा, 1 से बराबर कितना हो जाएगा, प्लस का 3 आ जाएगी यहाँ पर, तो लिख दीजिए यहाँ पर, ठीक है। बस इस तरीके से आपको लिखना है यहाँ पर, ठीक है, रोमन गिनती में हमने लिख दी यहाँ पर, पोटेशियम ट्राई ऑक्जिलेटो क्रोमेट 3 यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पर, ठीक है, इस क्वेश्चन को आप सोल्व कर लेना, आंसर पेपर में देखना, यहाँ पर हमने कराया था यहाँ पर, ठीक है, आंसर पेपर में कराना देखना, यहाँ पर 24 या 25 वाले सेट में है यहाँ पर, ठीक है, जो हो गए यहाँ पर इसको कर लेना यहाँ पर, ठीक है। इसमें थोड़ी सी थ्योरी लिखनी है यहाँ पर, उसमें टाइम लगता है लिखने में, इसलिए आप कर लेना यहाँ पर, ठीक है, ये वाला हो गया हमारे पास। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पर तीसरे का इसमें दिया है, 1 मोलर विलयन की अपेक्षा 1 मोलर विलयन अधिक सांद्रित क्यों होता है, यहाँ पर अधिक सांद्रित क्यों होता है यहाँ पर, तो इसका उत्तर लिखिए यहाँ पर, देखिए 1 मोलर विलयन में 1 मोल विलेय 1 लीटर विलयन में घुला होता है, ठीक है, 1 मोलर विलयन में 1 मोल विलेय 1 लीटर में घुला होता है यहाँ पर, ठीक है। मोलर मतलब मोलरता से आप समझ लीजिए यहाँ पर, जब हमारे पास मोलर होता है तो क्या लेते हैं यहाँ पर, 1 मोल होता है, लेकिन वहाँ पर भार कितना होता है, यहाँ पर कितना होता है, 1000 होता है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर मोलर है, मोलरता से समझ लीजिए, 1 मोलर विलयन में 1 मोल विलय, तो यहाँ पर लीटर में लेते हैं, यहाँ पर मोलरता क्या होती है, लीटर में होती है, तो 1 लीटर यहाँ पर लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है, क्या लिखते हैं, 1 लीटर लिख देंगे, तो 1 लीटर विलयन में घुला होता है, जबकि एक मोलर विलयन में 1 मोल विलय 1 किलो लिख सकते हैं यहाँ पर, इसी को 1000 भी ले सकते हैं, अभी बताया था आपको, ऑब्जेक्टिव में आया था यहाँ पर, ठीक है। मोलर जब भी दिखना है, एक मोल लेते हैं और 1000 किलो भार लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, मोलर की मोलरता से रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पर। तो 1 किलो 1000 ग्राम विलायक में घुला होता है, विलयन का आयतन विलायक के आयतन से क्या होता है, कम होता है यहाँ पर, ठीक है, इसलिए मोलर विलयन में प्रति इकाई आयतन विलय की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है। इसी कारण 1 मोलर विलयन 1 मोलर विलयन की अपेक्षा अधिक सांद्रित होता है यहाँ पर। इस तरीके से आपको लिखना है यहाँ पर, ठीक है, नोट कर लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थ्योरेटिकल है, आप पढ़ लेना यहाँ पर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, देखिए एथेनॉल के अम्लीय निर्जलन से एथीन बनाने की क्रियाविधि लिखिए, एथीन बनाने की क्रियाविधि लिखनी है यहाँ पर, देखिए लिखते हैं यहाँ पर, देखिए इसका क्रियाविधि यहाँ पर क्या है, एथेनॉल है, एथेनॉल मतलब कि इसका आईपीसी नाम दे दिया यहाँ पर, यानी कि एथिल एल्कोहल, तो एथिल एल्कोहल है, एथेनॉल तो एथिल एल्कोहल C2H5OH यहाँ पर। यहाँ पर क्या है, एथीन का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, CH2 या इसी को लिख सकते हैं C2H4 यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए जब एथिल एल्कोहल है, इसकी रिएक्शन लिखते हैं, एथिल एल्कोहल है हमारे पास, इसकी सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में 443 केल्विन पर क्रिया कराएंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एथिन बन जाएगी और जल बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसकी मैकेनिज्म क्रियाविधि, अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, एथिल एल्कोहल को लाएंगे, इसको हम तोड़ कर लिख सकते हैं यहाँ पर, देखिए एथिल एल्कोहल है यहाँ पर, C2H5 है यहाँ पर, C2H5OH, इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, CH3CH2OH, जब इसको जोड़ेंगे तो यही बन जाएगा यहाँ पर, C और C 2C, 3H और 3 2 5 हो जाएगा यहाँ पर, CH3CH2OH। यहाँ पर हम जानते हैं यहाँ पर ऑक्सीजन पर क्या होते हैं, 2 लोन पेयर होते हैं यहाँ पर, ठीक है, एक प्लस है, इस पर आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, लोन पेयर क्या हो जाएगा, एक हट जाएगा यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर CH3CH2, इस पर आ गया प्लस, यहाँ पर लोन पेयर क्या हट जाएगा यहाँ पर। अब ये इसी के साथ क्या कर देंगे यहाँ पर, हम जोड़ देंगे यहाँ पर, ठीक है, चिपक जाएगा यहाँ पर, इसका ये प्रोटॉन है यहाँ पर, ठीक है, यह हो गया यहाँ पर, लिख दिए प्रोटोनीकृत एल्कोहल बन गया हमारे पास, क्या बन गया, प्रोटोनीकृत एल्कोहल यहाँ पर। फिर अगेन देखिए यहाँ पर, इसको आप इधर उठा लाइए यहाँ पर, इसको इधर उठा लाइए यहाँ पर, ठीक है, ये प्लस है यहाँ पर, इस पर चला जाएगा यहाँ पर, इस कार्बन पर यहाँ पर, तब हमारे पास क्या बन जाएगा, कार्बोकैटायन बन जाएगा यहाँ पर। और कार्बोकैटायन की डेफिनेशन लिखने के लिए आ जाए तो लिखना, जब कार्बोकैटायन पर धनात्मक साइन आ जाता है तो उसे क्या कहते हैं, यहाँ पर क्या कहते हैं, कार्बोकैटायन कहते हैं। और कार्बोएडाइन लिखने के लिए जब कार्बन पर ऋणात्मक आवेश आ जाता है तो उसे कार्बोएडाइन कहते हैं यहाँ पर, ठीक है। इसकी डेफिनेशन अगर लिखने के लिए आ जाए तो लिख लेना यहाँ पर, ठीक है, प्लस इस पर आ जाएगा यहाँ पर, तो क्या बन जाएगा हमारे पास, कार्बोकैटायन बन जाएगा यहाँ पर। यहाँ से H2O निकल जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा, H2O निकल जाएगा। फिर देखिए
ये यहाँ पर आ गया यहाँ पर, तो एक यहाँ क्या हो जाएगा हमारे पास H प्लस निकल जाएगा, यानी प्रोटॉन निकल जाएगा यहाँ पर। तो क्या बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, यानी यही हमें प्राप्त करनी थी, यही क्या है एथीन है यहाँ पर, यही इतनी ही आपको मैकेनिज्म करनी है। 2 नंबर का है यहाँ पर, हो गया। कितनी सिंपल मैकेनिज्म, इसमें कुछ करना है कुछ नहीं। यहाँ पर प्रोटॉन लिखिए यहाँ पर, प्लस का इस पर आ जाएगा यहाँ पर, एक लोन पर हट जाएगा यहाँ पर, तो प्रोटीन का एल्कोहल बन जाएगा यहाँ पर। फिर इसको उठा कर लाएंगे, जल निकल जाएगा यहाँ पर, प्लस इस पर आ जाएगा तो इसको कार्बोकैटायन बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है। फिर इसको लाएंगे यहाँ पर, फिर एक प्लस निकल जाएगा यहाँ पर, एक प्रोटॉन निकल जाए तो क्या बन जाएगा एथीन बन जाएगा। कितनी सिंपल है, 2 नंबर की यहाँ पर, बहुत ही सिंपल थी, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, एस्टल्डिहाइड तथा एस्टोन में आप किस प्रकार विभेद करेंगे, किन्हीं 2 रासायनिक परीक्षणों को लिखिए यहाँ पर, ठीक है। लिखते हैं, देखिए कौन सा हमारे पास है, ये गा है यहाँ पर, ठीक है, लिख लेना। देखिए टोलन अभिक्रमक से यहाँ पर परीक्षण देखिए एस्टल्डिहाइड टोलन अभिक्रमक के साथ क्रिया करके रजत दर्पण बनाता है, जबकि एसीटोन क्रिया नहीं करता। जबकि क्या है, एसीटोन क्रिया नहीं करता टोलन अभिक्रमक से, ध्यान रखना। तो टोलन अभिक्रमक से एस्टल्डिहाइड टोलन अभिक्रमक के साथ क्रिया करके रजत दर्पण बनाता है, जबकि एसीटोन क्रिया नहीं करता है। अब देखिए यहाँ पर एस्टल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है, CH3CH होता है यहाँ पर। क्या है, टोलन अभिक्रमक है यहाँ पर, क्या है टोलन अभिक्रमक, चाहे Ag2O भी लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो हमारे पास क्या बन जाएगा CH3COO यानी 4 बन जाएगा, 2Ag रजत दर्पण ये बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है, यानी 3 प्लस का H2O बन जाएगा यहाँ पर। अब देखिए जब एसीटोन का फॉर्मूला क्या होता है CH3CO यहाँ पर, इससे जब क्रिया कराएंगे यहाँ पर, ठीक है, टोलन अभिक्रमक से क्रिया कराएंगे, रिएक्शन नहीं करता तो लिख देंगे नो रिएक्शन यहाँ पर, या लिख सकते हैं हिंदी में कोई अभिक्रिया नहीं यहाँ पर, ठीक है। फिर देखिए फैलिंग विलियंस है यहाँ पर, क्या देखेंगे फैलिंग विलियंस है। देखिए एसिटल्डिहाइड फैलिंग विलियन से क्रिया करके क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप देता है। एसिटल्डिहाइड क्या फैलिंग विलियन से क्रिया करके क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप देता है, जबकि एसीटोन कोई अभिक्रिया नहीं करता है। देखिए हमारे पास क्या है, एसीटोन है यहाँ पर, फैलिंग विलियन है, इससे क्रिया क्यूप्रस ऑक्साइड का ये लाल अवक्षेप बन गया, और क्या बन जाएगा हमारे पास, क्या बन जाएगा एसिटिक अम्ल बन जाएगा यहाँ पर। एक क्या होता है जब मैं रिएक्शन पूछी जाती है यहाँ पर, क्या होता है जब एसीटोन फैलिंग विलियन से क्रिया करता है यहाँ पर, तो क्या बनता है हमारे पास एसिटिक अम्ल बनता है और क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप बनता है यहाँ पर। अब देखिए एसीटोन है जो कि इससे क्रिया कराएंगे तो कोई अभिक्रिया नहीं होती, नो रिएक्शन हो जाएगी यहाँ पर, क्या हो जाएगी नो रिएक्शन हो जाएगी। इतने सिंपल आपको क्वेश्चन लिखना है, 2 नंबर का है, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। एस्टल्डिहाइड फैलिंग विलियन से क्रिया करके क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप देता है, जबकि एसीटोन कोई अभिक्रिया नहीं करता है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, ग्लूकोज अणु में 5 OH समूह तथा 1 CHO समूह उपस्थित होते हैं, रासायनिक समीकरण देते हुए समझाइए। यहाँ पर देखिए समझाते हैं यहाँ पर, या इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में, ग्लूकोज में कार्बोनिल समूह एल्डिहाइड के रूप में उपस्थित होने को कैसे सिद्ध करेंगे यहाँ पर, ठीक है, कैसे सिद्ध करेंगे। तो सिद्ध करते हैं यहाँ पर, देखिए ध्यान से देखना। सबसे पहले हमारे पास क्या है यहाँ पर, फैलिंग विलियन से क्रिया कराएंगे। यहाँ पर किससे कराएंगे, फैलिंग विलियन से क्रिया। तो सबसे पहले चाहे आप CuO से डायरेक्टली करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, या इस तरीके से लिख सकते हैं यहाँ पर CuSO4 और यहाँ पर 2NaOH यहाँ पर, तो क्या बन जाएगा हमारे पास कॉपर हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, सोडियम सल्फेट बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या हमारे पास है, एक ग्लूकोज है यहाँ पर, ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है CHOH का होल 4 CH2OH यहाँ पर। अब देखिए इसको इधर ले आइए यहाँ पर, तो हमारे पास 2H2 यहाँ पर निकल जाएगा, यहाँ पर क्या बन जाएगा हमारे पास ग्लूकोनिक अम्ल बन जाएगा और लाल अवक्षेप बन जाएगा यहाँ पर, क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप, चाहे आप CuO3 ले लेना यहाँ पर। फिर टोलन अभिक्रमक से क्रिया यहाँ पर, देखिए यहाँ पर एक ग्लूकोज है, यहाँ पर ग्लूकोज का सूत्र यहाँ पर, ठीक है, ग्लूकोज का लिख लेना यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या है हमारे पास टोलन अभिक्रमक है यहाँ पर, तो वही यहाँ पर ग्लूकोनिक अम्ल यहाँ पर भी बन जाएगा, ग्लूकोनिक अम्ल यहाँ पर बन जाएगा, रजत दर्पण बन जाएगा, बस इतना आपको लिख देना, आपको सिद्ध हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। फिर देखिए एक पार्ट और है इसके आगे, देखिए दूसरा पार्ट किस तरीके से आता है, कैसे सिद्ध करोगे। ग्लूकोज में 5 OH समूह पाए जाते हैं यहाँ पर, ठीक है, 5 OH समूह पाए जाते हैं, ठीक है। उसमें एल्डिहाइड का हमने प्रूफ कर दिया। आप देखिए सबसे पहले यहाँ पर ग्लूकोज ले लेंगे, इसकी PCl5 से क्रिया कराएंगे, ठीक है, किससे कराएंगे PCl5 से क्रिया कराएंगे यहाँ पर, तो PCl5 से हमने क्रिया करा दी यहाँ पर, ठीक है। एक ग्लूकोज यहाँ पर PCl5 से हमेशा जब भी PCl5 से क्रिया होगी तो POCl3 HCl जरूर बनेगा यहाँ पर, इसको बैलेंस करने के लिए 5 यहाँ पर लगा दिया यहाँ पर। और CHO देखिए 3 1 4 हो गए यहाँ पर, लेकिन 5 है यहाँ पर, तो ClOH हटा देंगे यहाँ पर, Cl यहाँ पर लगा देंगे यहाँ पर, Cl क्या कर दिया हमने यहाँ पर लगा दिया यहाँ पर, ठीक है। O इधर आ गया यहाँ पर आ गया यहाँ पर, O कहाँ गया, इधर आ गया यहाँ पर, और H एक H था, H इसके साथ लग दिया, 5 HCl यहाँ पर, CHO CH Cl का होल 4 CH2Cl बन जाएगा। फिर देखिए एसिटिल क्लोराइड से क्रिया, CH3COCl से क्रिया यहाँ पर, एसिटिल क्लोराइड से क्रिया, वही काम करना है यहाँ पर, इससे क्रिया करा देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ठीक है, CHO जिनका तो लिखा हमने CHO जिनका CHO। अब देखिए CO लिखा, CO है हमारे पास, क्या है CO, फिर देखिए CH3, ठीक है, COCH3 लिख दिया यहाँ पर, लिख दिया। बचा क्या हमारे पास, फिर क्या बचा हमारे पास, देखिए CH2 बचा यहाँ पर और O बचा यहाँ पर, ठीक है, CH2 बचा, O बचा, और क्या बचा था हमारे पास, लेकिन यहाँ पर कितने थे, 5 थे यहाँ पर, 4 यूज हो गए यहाँ पर, ठीक है। एक बचा यहाँ पर COCH3 लिख दिया, 5 HCl निकल जाएगा यहाँ पर, 5 HCl निकल जाएगा। इस तरीके से आपको करना है यहाँ पर, रिएक्शन प्रैक्टिस कर लेना है, हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 3 नंबर वाला यहाँ पर, देखिए इसमें दिया है चौथे का यहाँ पर,
2 ग्राम बेंजोइक अम्ल को 25 ग्राम बेंजीन में घुलने पर हिमांक में 1.62 केल्विन का अवनमन होता है। यदि यह बिलियन में द्वितीय यानी कि डाइमर बनाता है, यानी इनका मान यहाँ पर क्या ले लेंगे, 2 ले लेंगे, यहाँ पर इनका मान 2 ले लेंगे, तो अम्ल का संकुलन कितने प्रतिशत होगा बेंजीन के लिए? मोलल अवनमन स्थिरांक इतना दिया यहाँ पर। ठीक है, सिंपल है, कुछ नहीं है। देखिए सबसे पहले हम जानते हैं हिमांक में अवनमन का फार्मूला, डेल्टा टी एफ इक्वल टू क्या होता है, आई इंटू के एफ इंटू क्या होता है हमारे पास, यम होता है यहाँ पर। ठीक है, ये फार्मूला आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर यम क्या होती है, मोललता होती है, आई क्या होता है, बांठा गुणांक होता है यहाँ पर। ठीक है, जानते हैं यहाँ पर। अब देखिए मोललता का फार्मूला यम इक्वल टू क्या होता है, बिलेकेमोल डिवाइड बाई विलायक का भार इन किलोग्राम में होता है। ठीक है, अब मोल बराबर क्या होता है, भार बटे अणुभार होता है। तो इसके नीचे इसकी जगह पर लिख दिया तो ये नीचे आ जाएगा यहाँ पर। और एक बात ध्यान रखिए, बेंजोइक अम्ल का आपको सूत्र मालूम होना चाहिए, क्या होता है, CCH5COOH होता है यहाँ पर। तो इसका हमने अणुभार निकालेंगे यहाँ पर। देखिए 6 यहाँ पर, तो 6 गुणे इसकी हमारे पास द्रव्यमान संख्या कार्बन की कितनी होती है, 12 होती है। ठीक है, 5 इसकी 1 होती है, तो 5 लिख दिया। अब कार्बन की कितनी होती है, 12 होती है। ऑक्सीजन की 16 होती है, 16 16 32 हो जाएगा, 2 वाली 2 ऑक्सीजन है। अब हाइड्रोजन की 1 यहाँ पर, तो इसको जोड़ने पर 122 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए अब यम का मान है यहाँ पर इस फार्मूले में, यहाँ पर समीकरण 1 में पुट कर दीजिए यहाँ पर यम का मान है, यम का मान ये निकाला हमने, यहाँ पर पुट कर दीजिए यहाँ पर। ठीक है, टाइम आपका बच जाए इसलिए हमने पहले ही सोल्व कर दिया था यहाँ पर। ठीक है, वरना बहुत टाइम लगता है यहाँ पर सोल्व कराने में। तो यम का मान यहाँ पर पुट कर दिया हमने समीकरण 1 से यहाँ पर। और देखिए यहाँ पर डेल्टा टी एफ का मान हमें दिया है यहाँ पर। डेल्टा टी एफ का मान कितना दिया है यहाँ पर, ये दिया है। देखिए 2 ग्राम बेंजोइक अम्ल को 25 ग्राम बेंजीन में घोलने पर हिमांक में 1.62 का अवनमन होता है। हिमांक में अवनमन कितना दिया है यहाँ पर हमें, ठीक है 1.62 दे दिया यहाँ पर। कितना दिया, 1.62, आई 1 टाइम गुणा जीव का 3 का, फिर के एफ का मान दिया, ये दिया है। मोलर अवनमन स्थिरांक 4.9 दिया यहाँ पर, 4.9 दिया यहाँ पर। ठीक है, 4.9। फिर और देखिए फिर ए वैल्यू हमने डायरेक्टली पुट कर दी, दिखाई नहीं आपको यहाँ पर, इसको मान यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, फिर स्मॉल डब्लू में भार देखिए दिया है यहाँ पर, कितना दिया है यहाँ पर, 2 दिया है यहाँ पर। बेंजोइक अम्ल का भार कितना दिया, 2 दिया, तो 2 लिख दिया यहाँ पर। डायरेक्टली वैल्यू उठाई हमने, इसकी जगह पर पुट कर दी, हमने दिखाई नहीं आपको, तो ये यहाँ पर ये आ जाएगा। तो स्मॉल डब्लू यम गुणे कैपिटल डब्लू यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। तो स्मॉल डब्लू का मान कितना दिया, ये भार दिया, ये 2 ग्राम दिया है यहाँ पर, चाहे यहाँ पर लिख लीजिए। भार का मान कितना दिया यहाँ पर, भार यहाँ पर दिया है 2 ग्राम लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, फिर देखिए और दिया है 25 ग्राम बेंजीन में घुलने पर, यहाँ पर। ठीक है, बेंजोइक अम्लों किसमें, बेंजीन में घुलने पर यहाँ पर। ठीक है, और देखिए भार लिख दिया यहाँ पर यम गुणे डब्लू यहाँ पर। अब विलायक का भार कितना दिया यहाँ पर, ये क्या है, विलायक का भार यहाँ पर। ठीक है, जिसमें घोलते हैं यहाँ पर, मान लीजिए आप पानी है और चीनी है, पानी होती है हमारे पास, चीनी होती है यहाँ पर, उसको हम घोलते हैं तो क्या बनता है, टोटल शरबत बनता है, बिलियन बनता है हमारे पास। ठीक है, देखिए चीनी को पानी में घोलते हैं, ना कि पानी को चीनी में घोलते हैं। चीनी को पानी में घोलते हैं। जिसमें कोई चीज़ हम घोलते हैं वो क्या होती है, हमारे पास विलायक होता है। जो चीज़ घुलती है वो क्या होती है, विलेय होती है। दूसरी भाषा में जो ज़्यादा मात्रा में होगा, ठीक है, वो क्या होगा हमारे पास, विलायक होगा। जो कम मात्रा में होगा वो क्या होगा, विलेय होगा। टोटल बनेगा वो क्या हो जाएगा, बिलियन हो जाएगा यहाँ पर। तो बिलियन हो गया यहाँ पर। तो हमारे पास कितने ये लिखा हुआ देखिए, 2 ग्राम बेंजोइक अम्ल को 25 ग्राम बेंजीन में घोलने पर, तो ये क्या होगा हमारे पास, विलायक का भार दिया, यानी कैपिटल डब्ल्यू का मान दिया है। किसका मान दिया है, कैपिटल डब्ल्यू का मान। यहाँ पर लिख दें, यहाँ पर लिख दिए कैपिटल डब्ल्यू का मान। कैपिटल डब्ल्यू का मान कितना दिया, 25 ग्राम दिया यहाँ पर। स्मॉल विलेय का भार क्या होगा, बेंजोइक अम्ल क्या होगा, विलेय होगा, 2 ग्राम दिया, विलेय का भार दिया 2 ग्राम। तो यहाँ पर देखिए विलेय का भार, स्मॉल डब्ल्यू क्या, विलेय का भार छोटा था, विलेय का भार 2, विलेय का भार कितना लिखा, 2 लिखा यहाँ पर। ठीक है, यम गुणा कैपिटल डब्ल्यू यहाँ पर, यम गुणा कैपिटल डब्ल्यू यहाँ पर। यम का मान कितना दिया यहाँ पर, यम यानी कि अणुभार कितना है हमारे पास, तो ये अणुभार निकाला 122 निकाला यहाँ पर, 122 पुट किया यहाँ पर। अब देखिए एक बात और समझ लीजिए यहाँ पर। ठीक है, एक विलायक का भार है, ठीक है, लेकिन हमने क्या लिखा था यहाँ पर, विलायक का भार इन किलोग्राम में होता है। अब और देखिए 1 किलो में कितना होता है हमारे पास, 1 किलो में क्या होता है, 1000 ग्राम होता है। क्या होता है, 1000 ग्राम होता है। अब देखिए इसको आप इधर ले आइए तो 1/1000 हो जाएगा यहाँ पर, इंटू किलो हो जाएगा, बराबर क्या बचेगा, 1 ग्राम बचेगा। अब देखिए ग्राम की जगह पर कहाँ है, ये ग्राम की जगह पर ये वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पर पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, क्या आ जाएगा यहाँ पर, तो कैपिटल डब्ल्यू आ जाएगा 25 बट्टे क्या आ जाएगा, नीचे 1000 हो जाएगा यहाँ पर। जब यहाँ पर कैपिटल डब्ल्यू को मान यहाँ पर 25/1000 इस टाइप से लिखेंगे, यहाँ पर 1000 ऊपर पहुँच जाएगा, तो डायरेक्टली हमने लिख दिया 1000 ऊपर। ठीक है, समझ में आ गया होगा यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। अब देखिए वैल्यू हमने सपोर्ट कर दी, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए आई का मान इसकी मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, और ऊपर जो नीचे वाला होता है ऊपर पहुँच जाएगा, ऊपर वाला नीचे हो जाएगा, उल्टे हो जाते हैं जस्ट यहाँ पर। इसकी मल्टीप्लाई उधर हो जाएगी, नीचे आ जाएगा, यहाँ पर आ गया। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इतना आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए हम जानते हैं आई बराबर फॉर्मूला का होता है 1 माइनस का एल्फा प्लस का एल्फा बटे एन। यहाँ पर एन का मान देखिए लिखा हुआ द्वितीय है यहाँ पर। ठीक है, बिले में द्वितीय
बनाता है यहाँ पर। एन का मान 2 ले लेंगे यहाँ पर एन की यहाँ पर 2 पुट कर दीजिए यहाँ पर, ठीक है। ये पुट कर दिया हमने 2 यहाँ पर। जब इसको सिंप्लीफाई किया यहाँ पर तो क्या बचेगा, माइनस का अल्फा बाई 2 बचेगा यहाँ पर, तो उसको उधर फेंक दिया हमने। अब इसको इधर फेंक दिया, माइनस का हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए अल्फा बाई इसको घटाया तो हमारे पास कितना बचा, इतना बचा यहाँ पर। इसको घटाने पर तो इतना बचेगा हमारे पास, 1 में से इसको घटाया। अब 2 को इधर मल्टीप्लाई कर, इतना आ गया हमारे पास, क्या आ गया, इतना आ गया। अब देखिए हमें परसेंटेज में पूछा गया था, प्रतिशत कितना है यहाँ पर। परसेंटेज में बदलने के लिए क्या 100 से मल्टीप्लाई करते, तो इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है। तो इसको पॉइंट हटाया हमने इससे, तो 1000 2 जीरो कट गए यहाँ पर, बचा 10। तो हमारे पास बचा 9992 बट्टे क्या बचा हमारे पास, नीचे 10 बचा। तो इसको भाग करेंगे तो 1 पॉइंट लग जाएगा, यही क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, संकुलन यानी कि अम्ल का संकुलन हो जाएगा यहाँ पर। बस इस तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व करना है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, आराम से समझ में आ गया होगा। यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप आपको समझा दिया हमने, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पर संक्षारण क्या होता है, किसी धातु के संक्षारण को रोकने के लिए किन्हीं 2 विधियों का उल्लेख कीजिए यहाँ पर, ठीक है। देखिए संक्षारण क्या होता है यहाँ पर, देखिए नमी तथा वायु की उपस्थिति में किसी धातु की सतह का धीरे धीरे नष्ट होना संक्षारण कहलाता है। क्या नमी तथा वायु की उपस्थिति में किसी धातु की सतह का धीरे धीरे नष्ट हो जाना संक्षारण कहलाता है यहाँ पर, ठीक है। अब इसमें पूछा गया यहाँ पर किसी धातु के संचरण को रोकने के लिए किन्हीं 2 विधियों का उल्लेख कीजिए, तो लिख लीजिए यहाँ पर किस तरीके से हम रोक सकते हैं। यहाँ पर देखिए सतह पर पेंट करना है यहाँ पर, ठीक है। दूसरा लिख सकते हैं धातु की सतह को वायुमंडल के संपर्क में ना आने देना है यहाँ पर, धातु की सतह को वायुमंडल के संपर्क में ना आने देना यहाँ पर, ठीक है। इस तरीके से आप लिख सकते हैं यहाँ पर। बस ये हो गया क्वेश्चन, यहाँ पर नोट कर लीजिए आप इसको। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पर किसी रासायनिक अभिक्रिया की आणविकता तथा कोटि में अंतर को स्पष्ट कीजिए, ठीक है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के अर्धआयुकाल के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए, यहाँ पर 3 नंबर का है। देखिए तो हमारे पास अभिक्रिया की कोट तथा आणविकता में अंतर, यहाँ पर देखिए लिखिए अभिक्रिया की कोट, इधर हेडिंग डालेंगे अभिक्रिया की आणविकता, यहाँ पर इधर लिखेंगे अभिक्रिया की कोट भिन्नात्मक हो सकती है। अभिक्रिया की कोट क्या है, भिन्नात्मक हो सकती है, ठीक है। अभिक्रिया की आणविकता एक पूर्ण संख्या होती है, यहाँ पर क्या होती है, एक पूर्ण संख्या होती है, ठीक है। फिर देखिए दूसरा अभिक्रिया की कोट शून्य हो सकती है, अभिक्रिया की कोट क्या शून्य हो सकती है, ठीक है। फिर देखो फिर आणविकता कभी शून्य नहीं हो सकती है, आणविकता कभी शून्य नहीं हो सकती है। देखिए अभिक्रिया की कोट प्रयोगों द्वारा निकाली जाती है, अभिक्रिया की कोट क्या है, प्रयोगों द्वारा निकाली जाती है, ठीक है। फिर देखिए अभिक्रिया की आणविकता व्याख्या उसकी क्रियाविधि द्वारा करते हैं, यहाँ पर अभिक्रिया की आणविकता की व्याख्या क्या, एक्सप्लेन उसकी क्रियाविधि द्वारा करते हैं। चौथा देखिए यहाँ पर यह उन अणुओं की संख्या है जिनकी सांद्रता परिवर्तित होती है, यह उन अणुओं की संख्या है जिनकी सांद्रता क्या है, परिवर्तित होती है। यह अभिकारक अणुओं की कुल संख्या होती है, क्या होती है, यह अभिकारक अणुओं की कुल संख्या होती है। यहाँ पर नोट कर लीजिए आप इसको। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पर इसी के आगे यहाँ पर इसमें पूछा गया था यहाँ पर प्रथम कोटि की अभिक्रिया के अर्धआयुकाल के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। यहाँ पर देखिए लिखिए व्यंजक, यहाँ पर इसका व्यंजक लिखिए। यहाँ पर देखिए हम जानते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक आपने पढ़ा होगा यहाँ पर, ठीक है। उसमें अर्धआयुकाल का फाइंड करना है। यहाँ पर अर्धआयुकाल का देखिए के बराबर क्या होता है हमारे पास 2.303 बट्टे क्या होता है, टी होता है, log बेस 10 a बट्टे a माइनस x होता है, यही तो होता प्रथम कोटि के लिए। प्रथम कोटि के लिए अभिक्रिया का वेग स्थिरांक का व्यंजक यहाँ पर, ठीक है। तो इसको डाल देंगे समीकरण 1 यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्रिया के तो यहाँ पर अर्धआयुकाल का व्यंजक यहाँ पर फाइंड करना है, ठीक है। तो लिखिए यहाँ पर लिखिए क्रिया के अर्धपूर्ण होने पर, ठीक है। चाहे लिख लीजिए क्रिया के अर्धपूर्ण होने पर, चाहे डायरेक्टली आप लिख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर माना लिख लीजिए, माना, ठीक है। टी बराबर क्या ले लेंगे यहाँ पर, T1/2, ठीक है। एक्स बराबर क्या ले लेंगे यहाँ पर, A/2 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। क्या होती है प्रारंभिक सांद्रता, ये टी समयवाद सांद्रता हो जाती है हमारे पास। तो टी बराबर क्या ले लिया, T1/2, एक्स बराबर क्या ले लिया 1/2 यहाँ पर। ये लिख सकते हैं क्रिया के अर्धपूर्ण होने पर यहाँ पर, ठीक है। क्रिया के अर्धपूर्ण होने पर लिख सकते हैं यहाँ पर, ये इस तरीके से लिख लेना। अब देखिए पुट कीजिए इसमें पहलू समीकरण, यह मान समीकरण 1 में रखने पर, यह मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, यह मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। यह मान समीकरण 1 में रखने पर पुट कर दीजिए यहाँ पर के बराबर, ठीक है। के बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास 2.303 बट्टे इसकी यहाँ पर क्या हो जाएगा T1/2 हो जाएगा, log बेस 10 हो जाएगा। एक की जगह पर क्या लिख देंगे यहाँ पर A/2 लिख देंगे यहाँ पर, एक की जगह पर क्या हो जाएगा, सॉरी एक से यहाँ पर A बट्टे A माइनस का x यहाँ पर A/2 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा k बराबर हो जाएगा 2.303 बट्टे T1/2 log
बेस 10 ए बटे, देखिए एक, जब मान लीजिए एक वहीं से आधा घटाइए, एक वहीं से आधा घटाने से कितना बचेगा, आधा बचता है, ये समझ लीजिए एक लिखा हो या आधा लिखा हो, तो कितना बचेगा, आधा बचेगा, यानी कि a/2 बचेगा यहाँ पर, a/2 बचेगा, और 2 से a से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, k बराबर हो जाएगा 2.303 बटे T1/2, और 2 कहाँ पहुँच जाएगा, इसके ऊपर, ठीक है, log बेस 10 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। अब देखिए अर्धविकल्प का व्यंजक निकालना, T1/2 को चाहे ऊपर ले चलिए यहाँ पर, ठीक है, T1/2 को चाहे ऊपर ले चलिए, T1/2 को ऊपर ले गए हैं यहाँ पर, 2.303 बट्टे क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। अब देखिए log 2 बेस 10 है यहाँ पर, हम जानते हैं इसका log 2 का मान कितना होता है, 0.30 रटा होना चाहिए, log 2 का मान, 3 का मान, 5 का मान रट लेना, 0.30 देते नहीं एग्जाम में, जब न्यूमेरिकल देते हैं 0.30 होता है यहाँ पर। अब एक बात और हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप रासायनिक बलगति वाला चैप्टर पढ़ेंगे उसमें न्यूमेरिकल जो सोल्व करेंगे बहुत काम आती है बात, क्या आती है, जब भी 0.30 की मल्टीप्लाई इसमें करते हैं 2.30